सर मैं डिवोर्स ही चाहती हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है। ये बोलते भी हैं बार बार कि ना मैं छोड़ूंगा तुमको, ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। व्हाट यू आर डूइंग, क्या करते हैं आप? अभी वर्किंग नहीं है सर। तो इसको यदि नहीं रह सकते तो इसको कंटिन्यू करने का व्हाट इज द सेंस? हैव योर ओन वे। आप इधर जाइए, आप इधर जाइए। कितनी तनख्वाह है? 3000 मंथली मैनेज। आपकी तनख्वाह 3000 है। क्या करते? बिना इनकम होते हुए एक और जिंदगी को अपने साथ लपेटे में ले लिया। अब आप कहते हैं उसको इग्नोर कर दो। क्यों कर दें? जबकि एबल बॉडीड पर्सन है अगर आप, तो आपको चाहे जहां से भी करें आपको करना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कोर्ट में चले जाते हैं, अपना केस कोर्ट में लगा देते हैं, चाहे वो डिवोर्स को लेकर हो, जुडिशियल सेपरेशन को लेकर हो, कॉन्जुगल राइट्स को लेकर हो, या कोई भी मैटर हो जिसके लिए वो कोर्ट चले जाते हैं, इतनी नौबत आ जाती है। अब ऐसे में सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती है कि जो एक पार्टी है, जो एक स्पाउस है, हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो खुद तो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास अपनी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपना गुजारा कर सकता है और जो उसके प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं कोर्ट की उनका खर्चा भी उठा सकता है। लेकिन दूसरा जो पार्टी है, दूसरा जो स्पाउस है, हस्बैंड या फिर वाइफ, उसकी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो ना तो अपना पक्ष रख सकता है, ना ही अपने लिए जस्टिस मांग सकता है। अपना जो उसका पॉइंट है, जो उसको रिप्लाई सबमिट करना है या अपने लिए उसको जस्टिस मांगना है, वो चीज़ें भी वो रखने में सक्षम ना हो, क्योंकि फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल नहीं है। मतलब कि ना तो वो खुद को ही मेंटेन कर पा रहा है, तो आगे उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स का खर्चा आने वाला है, कोर्ट का खर्चा आने वाला है, वो भी वो उठाने में जो है वो सक्षम नहीं है, वो एबल नहीं है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो अटेंड करें। अब ऐसे में उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हिंदू लॉ को डिस्कस कर रही हूं, जिसमें मैंने हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले शुरू किया था और उसमें मैंने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सारे डिस्कस किए हैं। तो किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। और आज मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट पार्ट ये, तो क्योंकि बीच में जो भी बाकी टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं या फिर आसपास हमारे चल रहे होते हैं, वो भी मैं साथ साथ में डिस्कस करती रहती हूँ और साथ में फिर मैं जो सीरीज़ मैंने शुरू करी है उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट का कंटिन्यू करने वाली हूँ और मैं बात करूंगी सेक्शन 24 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ही हित की बात करता है। सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूँ इन सिंपल लैंग्वेज, तो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का मतलब है कि मेंटेनेंस उस टाइम के लिए जब आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, अभी आपका जो केस है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, जब तक आपका मैटर कोर्ट में चलेगा तब तक के लिए आप मेंटेनेंस सीख कर रहे हो और जो आपकी प्रोसीडिंग्स का खर्चा है वो भी आप क्लेम कर सकते हो अपने दूसरे स्पाउस से, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, जो खर्चा उठा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपका मैटर कोर्ट में चलता है और किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि आप ये खर्चा नहीं कर पा रहे हो, और फिर कई बार एक पार्टी सोच लेती है कि मुझे अब जाके अटेंड ही नहीं करना है, जो भी फैसला कोर्ट का आएगा वो आता रहे। अब आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस फाइनेंशियली इतना स्टेबल है, हस्बैंड चाहे वाइफ, ये राइट दोनों के पास है, ये जो सेक्शन है ये दोनों को राइट देता है। यहाँ पे किसी एक के राइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है कि चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, दोनों में से कोई एक फाइनेंशियली वीक है, एक फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग है। तो जो वीक है, और वो क्यों वीक है ये भी लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि आप फिजिकली एबल नहीं हो कोई जॉब करने के लिए, आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो चीज़ें तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आप क्यों अर्न नहीं कर सकते, क्यों आप खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि आपने खुद के स्पाउस के ऊपर इतना खर्चा कर दिया होता है उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए कि अब आपकी जो हालत है वो आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जीरो पर आ गए हो, आप वो खर्चा कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप अपने आप को मेंटेन कर भी रहे हो जैसे तैसे, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा आपकी जो प्रोसीडिंग्स का खर्चा हो रहा है आप उनको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में जाओगे, कोर्ट आने जाने का खर्चा होता है, पेपर वर्क होता है, कोर्ट की फीस होती है, आपके एडवोकेट की
की फीस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 24 ये कहता है कि जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई एक जो है वो फाइनेंशियली वीक है तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कि उसको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवाया जाए उसके स्पाउस से जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है। अब यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि वो दूसरा जो स्पाउस है वो भी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों की ही हालत एक दूसरे को देने लायक कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्पाउस है वो फाइनेंशियली स्टेबल है तभी आप उससे मांग पाओगे और तभी जो कोर्ट है वो भी ऑर्डर दे पाएगा। अब ऐसा नहीं ना कि जो दूसरा है वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, अपने खर्चे भी निकाल रहा है, फिर वहां पे आप सोचो कि आप तो कुछ नहीं करोगे लेकिन आपको वहां से पैसे निकलवाने हैं, इसके लिए आप जो है वो एप्लीकेशन डाल दो। ऐसा नहीं होता। पहली बात तो एक, जब अपनी एप्लीकेशन मूव करोगे आपको सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि क्यों आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऐसी है कि आप अपना खर्चा नहीं कर पा रहे हो, आपकी लीगल कॉस्ट आपको पड़ रही है वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, आपको अपनी जो आपका मेडिकल आप करवा के कि आपकी जो मेडिकल हालत है वो ऐसी है कि आप जो है वो जॉब नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें जब आप प्रूव करोगे तभी वो एप्लीकेशन जो है वो अलाउड होगी और जो आपका स्पाउस जो कि फाइनेंशियली ठीक है वो आपको जो है वो बोला जाएगा कोर्ट की तरफ से कि हाँ आप या तो इसको प्रोसीडिंग्स का खर्चा दो जो भी बनती है उस हिसाब से दो, या फिर आप मंथली उसको जो है वो इतना पे करो ताकि वो अपने एक्सपेंसेस जो भी उसके रहते हैं महीने के खुद को मेंटेन करने के लिए और जो प्रोसीडिंग्स का खर्चा है वो भी ताकि वो उससे निकाल पाए। अब यहाँ पे आप चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उससे पैसे निकलवाने के चक्कर में जो है वो एप्लीकेशन मूव कर दो। यहाँ पे आपकी एजुकेशन देखी जाएगी, आपकी मेडिकल कंडीशन देखी जाएगी, आपकी जो भी आपकी हालत है जिस वजह से आप नहीं कमा पा रहे हो, आप फाइनेंशियली आप जो है वो नहीं अर्न कर सकते, वो सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। वो सारी चीज़ें जब आप प्रूव करोगे तभी ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन अगेन एंड अगेन ये प्रोविजन दोनों के लिए है। अगर हस्बैंड की हालत भी ऐसी है कि वो नहीं कमा सकता, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता या जो लीगल कॉस्ट है वो नहीं पे कर सकता है, जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं प्रोसीडिंग्स के, तो हस्बैंड भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और अगर वाइफ एक अच्छी कंडीशन में है तो उससे जो है वो अमाउंट मांगा जा सकता है एज ए मेंटेनेंस पेंडेंट लाइफ, जो कि प्रोसीडिंग्स जब तक पेंडिंग है तब तक की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं इतनी जो है वो मेंटेनेंस मांग लूंगा ताकि मैं अच्छा बड़ा एडवोकेट हायर कर पाऊँ या फिर है ना इस तरह से अपना जो है वो लाइफस्टाइल कर पाऊँ। वो सारी चीजें देखी जाती हैं कोर्ट के द्वारा कि क्या आपकी जरूरत है, कितनी आपको कॉस्ट मिलनी चाहिए और साथ में उस पर्सन की सैलरी कितनी है जिसको देने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं ना, कोर्ट ऐसा तो नहीं कर सकता कि उसको इतना बड़ा अमाउंट देने को बोल दे कि उसके बेचारे खुद के खर्चे पूरे ना हो पाए। ऐसा नहीं, एक रीजनेबल सा अमाउंट जो है वो कोर्ट उसको देने के लिए बोलेगा कि हाँ आप उसको जो है वो इतना पे करो ताकि जो बेसिक सी आपकी जो प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस होते हैं वो उस चीज से जो है वो पूरे हो पाए। आप ये सोच के मत चलना कि कोई भी उठ के कि हाँ मैं तो अब नौकरी ही नहीं करूंगा, ठीक है, अगर उसने प्रोसीडिंग्स चला दी हैं या उसने केस डाल दिया तो मैं उसी के खर्चे पे ही केस लड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा। हर चीज देखी जाती है, आपका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, आप फाइनेंशियली या आसपास आप कैसे घर से आते हो, अभी तक आपका गुजारा कैसे चल रहा था, वो सारी चीजें जो है वो कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद ही अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट ऑर्डर देता है दूसरे स्पाउस को कि आप जो है वो इतना अमाउंट इनको दीजिए। और वहां पे जरूरी नहीं कि आपके मेंटेनेंस की, आपके डेली खर्चों के लिए पैसा दिलवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए भी अगर कोर्ट को सही लगता है तो सिर्फ उतना ही अमाउंट कोर्ट बोलेगा कि हाँ ठीक है प्रोसीडिंग का खर्चा दे दो। और सिर्फ जब तक आपका मैटर पेंडिंग है तब तक वो मेंटेनेंस आपको मिलेगी। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि ये हर मैटर में ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो मेंटेनेंस मिल ही जाती है। यहाँ पे चीजें जहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट को सही लगता है और लोग अपनी चीजें जो है वो प्रूव कर पाते हैं अच्छे से, जो जेन्युइन मैटर होते हैं कि जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है उस पर्सन के लिए अर्न करना। अगर आप पढ़े लिखे हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, काम कर सकते हो, फिर थोड़ी ना आपको कोर्ट बोलेगा कि हाँ सिर्फ आप घर पे बैठिए और आपको जो है वो हम इनसे खर्चा दिलवा दें क्योंकि वो तो अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना। आपको काम अगर आप कर सकते हो, आप अर्न अगर करने लायक हो तो आपको जो है वो अर्न करने के लिए ही बोला जाएगा। फिर वो आपका नुकसान है। अगर आपको नहीं जस्टिस चाहिए, आपको नहीं अपने पॉइंट रखने हैं, फिर आप प्रेजेंट मत हुई कोर्ट में, ठीक है। फिर जो कोर्ट है वो एक्सपार्टेड डिसीजन, जो भी पर्सन कोर्ट में आ रहा है अपने प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर रहा है उसके फेवर में दे ही देंगे फैसला, ठीक है। लेकिन यहाँ भी बात है कि आपको अपना पक्ष भी रखना है, आपको जो है वो मैटर फाइट भी करना है, अपने पॉइंट्स भी प्रूव करने हैं। तो वहां पे जहाँ पे कोर्ट को सही लगता है कि पार्टी भी जेन्युइन है और वो नहीं है अर्न करने के काबिल नहीं है, नहीं कर सकती है, वहां पे
पे कोर्ट जो है वो दूसरे स्पाउस को ऑर्डर्स दे सकता है कि हाँ जी आप इनको मंथली इतना अमाउंट दो। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, आपको सेक्शन 24 का पता चला होगा, आपको अपने राइट्स के बारे में पता चला होगा। और ये दोनों के लिए है, हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों की राइट की बात करता है और ये हर किसी को पता होने चाहिए। आई होप आपको ये जो प्रोविजन है ये अच्छे से समझ आया होगा, आपको वीडियो जो है वो यूजफुल लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में, जो कि नेक्स्ट सेक्शन 25 जिसके बारे में बात करता है। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए बाय बाय।